चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि एक बलून है जो हीलियम से भरा हुआ है, बस्ट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपेंशन। इसको कौन सा प्रोसेस माना जाएगा? तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये याद रखें। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ये कहलाएगा। एडियाबैटिक का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का लेन देन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम सडनली बात करें तो एकदम से जो है गैस का एक्सपेंशन हो जाता है, हीट को ट्रांसफर होने का समय नहीं मिल पाया है, तो ये एडियाबैटिक कहलाएगा। क्योंकि ये चेंजेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, हर एक प्रोसेस पे आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो इररिवर्सिबल। तो ये इररिवर्सिबल है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है वीटी ग्राफ से पीवी ग्राफ बनाना है। तो यहां देखिए ये वाली जो प्रोसेस है एक्स से लेके वाई तक, सिर्फ एक ही प्रोसेस को देखने से पूरा सवाल हो जाएगा। तो एक्स से लेके वाई तक का जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो मैं कह सकता हूं 4x to y इस प्रोसेस के लिए दिस वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये तभी हो सकता है जब प्रेशर की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, V इज इक्वल्स टू NR अपॉन P इंटू T। तो ये क्वांटिटी यदि कांस्टेंट होगी तभी ये वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस है यानी कि x से y के बीच में प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में प्रेशर कांस्टेंट है x टू y प्रोसेस में। ए ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि एक मोल का आइडियल गैस है, एक मोल आइडियल गैस है जिसमें प्रेशर इस तरीके से वेरी होता है। आपको बताना यह है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। तो आइडियल गैस है, एक मोल है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू RT के बराबर होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होने वाला है, PV अपॉन R के बराबर। तो टेम्परेचर में डिफरेंस T फाइनल माइनस T इनिशियल कितना होगा, P फाइनल V फाइनल बाय R माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय R। तो यहां से आप प्रेशर जो है इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको वॉल्यूम पता है, इनिशियल वॉल्यूम V0 है, V0 यहां पे पुट करेंगे, यहां पर V0 पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये प्रेशर की आपको मिलेगी। और प्रेशर वॉल्यूम आपको इनिशियल मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके R से डिवाइड कर देंगे। और यहां पे फाइनल वॉल्यूम 2V0 है, तो 2V0 यहां पे रखेंगे तो आपको फाइनल प्रेशर मिलेगा। तो फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके R से डिवाइड करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें दिया है कि रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस है। डायटोमिक का मतलब इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि यदि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसमें TV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लिखना चाहते हैं, तो x की वैल्यू क्या होने वाली है। सो T V रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 होता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक के लिए ये रिलेशन होता है। गामा हम जानते हैं, गामा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2/f के बराबर। और गामा माइनस 1 की बात करेंगे सो गामा माइनस 1 आपको मिल जाएगा सिंपल 2/f के बराबर। तो यहां पे ये जो पावर है गामा माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 2/f 2/5। तो आपका आंसर 2/5 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसमें दिया गया है आपको कि रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री टाइम का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम भी इसको कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय स्पीड। मीन फ्री पाथ आपने पढ़ा होगा, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय स्पीड, डिवाइडेड बाय स्पीड। अब मैं कह सकता हूं कि ये जो आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के, अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो स्पीड ये अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है, तो टाउ कह सकता हूं प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन अंडर रूट टी के। तो इसके और इसके बीच में जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आपको मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, y इज इक्वल टू mx जैसी सिचुएशन है। तो आप ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक कर देंगे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है आपको मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस ग्राफ की आप इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखिए यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ये आपने स्ट्रेट लाइन में सीखा होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है कितने हैं, 2v0, P0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है दैट इज v0, 2p0।
ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स लिखते समय x कोऑर्डिनेट में v आएगा और y कोऑर्डिनेट में p आएगा। हमारी जबान पे जो है p और v इस तरीके से सेट है, प्रेशर हमेशा पहले आता है, तो लोग गलती कर देते हैं कि x कोऑर्डिनेट में p नॉट लिख दिया, y कोऑर्डिनेट में 2v नॉट लिख दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। हमने इक्वेशन लिख दी, आपके पास आ गई कि p इज इक्वल टू सम स्लोप इनटू x एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम प्लस सम कांस्टेंट c, इस तरीके की इक्वेशन आएगी। और यहां पर आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हटा सकते हैं, एक वेरिएबल को हटा सकते हैं, तो यहां पे आप pv इज इक्वल टू nRT जरूर लगाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो आप टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर सकते हैं। dt बाई dv जो है वो आप जीरो कर दीजिए, dt बाई dv जो है आप इसको जीरो कर देंगे, आपको रिजल्ट है आपका मिल जाएगा। ठीक, ऐसे करते ही हैं मैक्सिमम मिनिमम में कि y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो dy बाई dx को जीरो कर देते हैं और फिर वहां से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी दिया है 1/6 के बराबर। तो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक जो कम होता है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो कि ज्यादा होता है। तो ये होता है रिलेशन। कभी भूल भी जाएं तो याद रखना कि एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है, तो ये रिलेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब 1 से कम कोई क्वांटिटी माइनस की जाएगी। तो ये क्वांटिटी 1 से कम कब हो सकती है, जब सिंक ऊपर आए, सोर्स नीचे आए। तो ये ट्रिक आप याद रखना कि एफिशिएंसी को पॉजिटिव लाना है तो कभी भी सोर्स का टेम्परेचर ऊपर नहीं हो सकता और सिंक का नीचे नहीं हो सकता, बिकॉज हीट जो है, हीट इंजन में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है। तो सोर्स से सिंक की तरफ हीट फ्लो होती है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ये इसी सेंस में यहां पर फिट होंगे। कभी भी आप उल्टा फिट करेंगे तो एफिशिएंसी नेगेटिव आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब समझ गए, फॉर्मूला हमने गलत लगाया था। तो ये एफिशिएंसी दिया है कितना भाई, 1/6। सो 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्या कहा गया है कि सिंक का टेम्परेचर हम 62 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस कर देते हैं और एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो एफिशिएंसी 1/6 की जगह 2/6 हो जाती है, 1/3, यानी 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक जो भी पहले था उसमें से 62 डिग्री सेल्सियस हम कम कर देते हैं, 62 डिग्री सेल्सियस हम कर देते हैं कम, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अच्छा, यहां पे एक काम और कर सकते हैं कि जब भी एफिशिएंसी लिखते हैं तो यहां पे हमेशा हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पे आप 62 डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रखें, तो 62 और इसमें 273 जो है आप ऐड कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 3 और 2 5 और 7 and 6 13, 3 और ये 335। तो यहां पे डायरेक्ट आप 335 लिख दीजिए, 335 डिवाइडेड बाय सोर्स का टेम्परेचर, ये अभी भी उतना ही है, सोर्स का टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर 2, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। दो ही आपके पास वेरिएबल्स हैं, सिंक और सोर्स का टेम्परेचर को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, आंसर केल्विन में मिलेगा, उसको सेल्सियस में आप कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा गलती से भी मत करना कि यहाँ पे सेल्सियस में लिख दिया तो हाँ आंसर सेल्सियस में आ जाएगा, ऐसी गलती हो सकती है आपसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में ये सारी चीजें केल्विन में लिखना और आंसर जब आपको केल्विन में मिलेगा उसको दोबारा से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये आपको मैनुअल लेबर जो है ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है 10 ग्राम गैस का, वॉल्यूम V से 2V हो जाता है, वर्क डन बाय गैस इज 575 जूल। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, वर्क डन इन आइसोथर्मल इज nRT ln V2 बाय V1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, n को लिख सकता हूं मास अपॉन मोलर मास, क्या है 10 ग्राम दिया है, सो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास मैंने मान लिया mw के बराबर, इंटू r इंटू t इंटू ln 2v अपॉन v, और यहां पे आएगा 575 जूल, 575 जूल। ठीक है, अच्छा, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है ग्राम पर मोल में। ठीक है, ग्राम पर मोल में है, तो ये ग्राम में है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे 575 और ये 10 जो है नीचे आ जाएगा 10, ये ln2 जो आपको बचेगा ये भी नीचे आ जाएगा, ln2 होता है 0.693 और यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा, r
टी बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये रिजल्ट आपको यहां से मिल गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। यदि हमारे पास RT बाय एम है तो हम 3RT बाय एम भी निकाल सकते हैं। सो 3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट हम यहां से निकाल सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को। सो 3 इंटू 575 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.693। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट यहां पे ग्राम पर मोल में है। आपको आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए तो आपको इसको ग्राम को, यहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट है, यहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट आपने ग्राम पर मोल में लिखा है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम पर मोल में। तो आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 1000 से, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा आपको मीटर पर सेकंड में, रिजल्ट मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि आपको इसमें थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। ये एरो जो है नीचे की तरफ है, प्रोसेस है ABCD, और ये प्रेशर वाला एक्सिस है और ये वॉल्यूम वाला एक्सिस है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड, जितना हमने हीट सप्लाई किया और कितना उसने टोटल काम किया, इनका जो रेशो है वर्क अपॉन हीट का, ये कहलाता है एफिशिएंसी। जितना काम इसने किया ओवरऑल काम, और कितना हमने इसमें कीमत लगाई, कितना हमने एनर्जी इसमें कंज्यूम किया है, कितना हमने सिस्टम को हीट दिया है, इन दोनों का रेशियो जो है एफिशिएंसी कहलाता है। वर्क डन तो हम निकाल सकते हैं इसके सिंपल एरिया से। पीवी ग्राफ का जो एरिया है, पीवी ग्राफ का एरिया देता है आपको वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो इसका एरिया है, एरिया निकाल लेंगे आप, एरिया ऑफ ग्राफ, और डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। तो आप यहां पे देखें तो A से B प्रोसेस और B से C प्रोसेस में ही हीट का सप्लाई जो है हुआ है। C से D और D से A में हीट सप्लाई नहीं हुआ है, हीट निकला है। ठीक है, तो हमें सिर्फ A से B में जाने वाली हीट और B से C में जाने वाली हीट ही लेनी है। तो यहां पे हम लिखूंगा QAB प्लस QBC। QAB जो प्रोसेस है, AB जो प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोचोरिक प्रोसेस है। आइसोचोरिक प्रोसेस में जो है हीट NCV डेल्टा T होता है फॉर्मूला। तो आप यहां पे लिखेंगे एरिया डिवाइडेड बाय NCV डेल्टा T। ये किसके लिए है? AB के लिए है भैया। प्लस BC वाली प्रोसेस की बात करूं, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T। और टेम्परेचर को आप प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में लिख सकते हैं। आपको दिखाऊं टेम्परेचर, यहां पे देख सकते हैं कि मान लो A पॉइंट का टेम्परेचर आपको निकालना है, तो टेम्परेचर एट A इज इक्वल टू PAVA बाय NR। सो A पॉइंट पे प्रेशर कितना है P0, वॉल्यूम कितना है V0, तो आ जाएगा आपके पास P0 V0 डिवाइडेड बाय NR। ऐसे ही आप हर एक पॉइंट का टेम्परेचर निकाल सकते हैं, तो टेम्परेचरों का डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है कि कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जानते हैं कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी यदि 1/10 दी है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है रेफ्रिजरेटर के लिए एक टर्म डिफाइन होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन में रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा। चाहे प्रोसेस कैसा भी हो, ये रिलेशन हमेशा बरकरार रहता है, ये रिश्ता बरकरार रहता है। तो आप यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10 इज इक्वल टू 9। बीटा की वैल्यू आ जाती है आपके पास 9, और आप ये भी जानते हैं कि बीटा की जो वैल्यू होती है रेफ्रिजरेटर के लिए वो होती है कि आपने कितना हीट लोअर रिजर्वायर से, यानी कि सिंक से सोर्स में आपने निकाला लिया, तो Q2 अपॉन W ये फॉर्मूला होता है, हीट अपॉन वर्क डन, हीट अपॉन वर्क डन। तो ये Q2 की वैल्यू आपको निकालनी है, और वर्क डन क्वेश्चन में दिया है कितना, 10 जूल के बराबर। तो Q2 की वैल्यू यहां से आपको मिलने वाली है 90 जूल के बराबर। तो 90 जूल विल बी द आंसर, 90 जूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है कि एक गिवन गैस है, 1 atm प्रेशर पर RMS स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड है एट 120 डिग्री सेल्सियस, और 2 atm प्रेशर पर 227 डिग्री सेल्सियस पर आपको बताना है RMS स्पीड कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि RMS स्पीड का फॉर्मूला जो है VRMS जो है वो होता है √3RT/m। प्रेशर यहां पर कहीं नहीं है, ये R गैस कांस्टेंट है, MW जो है ये मोलर मास है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं दैट RMS स्पीड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। टी ध्यान रखना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन है तो टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 200 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी। अंडर रूट टी आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 400, 127 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो आपको डिग्री केल्विन में आंसर मिलेगा टेम्परेचर का, इज इक्वल टू स्पीड नहीं पता 227 यानी कि 500 का अंडर रूट। सॉल्व कर लेंगे, v आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है और आपको बताना है कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, एक मोल की और टेम्परेचर T पर इंटरनल एनर्जी बतानी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का होता है F/2 nRT। डेल्टा U तो होता तो यहां पे डेल्टा T आता, सिर्फ यहां पे U है तो यहां पे T आएगा। F जो है ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए होता है 6 के बराबर, F इज इक्वल टू 6। 3, 5, 6 होते हैं, मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5 और ट्राइएटॉमिक के लिए 6। तो यहाँ पे 6/2 ना मोल की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है तो यहाँ पे आपको 3RT आंसर मिल जाएगा, 3RT। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है कि टेम्परेचर एक खुले रूम का जो है जिसका वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब है उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहता है, कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं बेसिकली। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले और बाद में जो होंगे उनमें आपको डिफरेंस बताना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि मैं n कहता हूं तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम यहां जानते हैं एक रिलेशन आइडियल गैस इक्वेशन से होता है PV/RT, PV/RT होता है रिलेशन। तो यहां पे मैं नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर देता हूं मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास से क्यों करूंगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। आप इसको एवोगैड्रो नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइनल माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय RT फाइनल इंटू एवोगैड्रो नंबर माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय RT इनिशियल। प्रेशर हर जगह समान है, वॉल्यूम हर जगह सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है, केल्विन में रखना है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर जो है आपका मिल जाएगा। ठीक है, सारी जो यूनिट्स हैं, सारी जो क्वांटिटीज हैं उनको ऐसा यूनिट्स में रखना ना भूलें वैसे, ठीक है, ऐसा यूनिट्स में रखेंगे सारी वैल्यूज, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है कि आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की कितनी होनी चाहिए जिससे वो अर्थ को एस्केप कर सकें, एस्केप वेलोसिटी के बराबर उनकी RMS स्पीड होनी चाहिए। तो हम बात करें अर्थ की जो स्पीड है, RMS स्पीड, वो होती है 3kT/m। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अंडर रूट ऑफ 3RT/M होता है, वहां पे कैपिटल M मोलर मास होता है। यदि मैं यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इस्तेमाल करता हूं तो 3kT/m होता है। भाई देखो फॉर्मूला 3RT/M होता है मॉलिक्यूलर वेट, और यही फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3kT/m। स्मॉल m इज मास, ये मोलर मास। तो ये जो स्पीड है ये किसके बराबर करनी है, एस्केप स्पीड के बराबर करनी है। आप जानते हैं कि अर्थ की सरफेस से एस्केप स्पीड जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लेंगे। सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट में रखनी है, ध्यान रखना ये मास आपको किलोग्राम में रखना है, टेम्परेचर केल्विन में, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको ऐसा यूनिट में रखना है, दिया हुआ है जूल पर केल्विन, ऐसा यूनिट में दिया है ऑलरेडी। तो इसको आप कर लेंगे सॉल्व। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको दिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक इतने वॉल्यूम में परफेक्ट मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस देख के समझ में आया, F की वैल्यू है 3 के बराबर। वॉल्यूम की बात करें तो 4 सेंटीमीटर क्यूब है, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब है। उसके बाद कहा गया है कि कुछ टेम्परेचर और प्रेशर है 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यदि मैं प्रेशर की बात करूं 2 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर प्रेशर का मतलब क्या है कि यदि एक ट्यूब में जो आपके पास कॉलम, लिक्विड कॉलम है, मरकरी कॉलम है, उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा ρGH के बराबर। सो प्रेशर की वैल्यू जो है आपको कोडेड टर्म्स में दी है,
आपको इनक्रिप्ट करके दिया है, आपको डिक्रिप्ट करना होगा। तो इस प्रेशर को आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर को मीटर में बना दीजिए आप, 100 आपको मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये हाइट है, इंटू जी लिखूंगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू डेंसिटी इन एसआई यूनिट, तो 13.6 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम को मैं किलोग्राम में बनाऊंगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻6 से नीचे में मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये ओवरऑल जो प्रेशर है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में आपको मिल जाने वाला है। प्रेशर मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, और हमें क्या निकालना है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 4 × 10⁻⁻14 ERG। तो मैं यहां पे ये भी लिखूंगा कि 3/2 के टी की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई है 4 × 10⁻⁻14 ERG। अब ERG को आपको बदलना है जूल में। हम जानते हैं कि कन्वर्जन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 ERG। ये ERG जो है ऐसा यूनिट है एनर्जी का। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को CGS यूनिट में ही कर सकते हैं, पूरा जो है सॉल्व CGS यूनिट में कर दें, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन चाहे तो आप ये लॉन्ग रूट ले सकते हैं कि आपने ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। टेम्परेचर मिल जाने से हम ये रिलेशन लगा सकते हैं दैट N इज इक्वल टू, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं PV/RT, और इसमें Na से मल्टीप्लाई आप कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, और टेम्परेचर वहाँ से निकाल ही लेंगे। R आपको पता ही है, गैस कांस्टेंट, Na आपको पता ही है, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पता यहाँ पे चल जाएंगे।